क्लास में किया था कंपनीज। लास्ट अपन ने टॉपिक किया था पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, जिसके अंदर हमने देखा था पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए। और मतलब हमारी डेफिनेशन सेक्शन 271 के हिसाब से पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्या है बेटा, ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, मिनिमम 2 मेंबर्स है, पब्लिक अपने इशू नहीं कर सकती किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज, और उसके ऊपर क्या है, दो चीजें अपन ने दो वर्ड पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन है किस चीज के ऊपर, शेयर पब्लिकली अलॉट करने के ऊपर, नहीं सॉरी, दो टर्म्स पढ़ी थी अपन ने, दो टर्म्स मैंने कल अंडरलाइन लगवाई थी, कौन कौन सी, रेस्ट्रिक्शन और, कल लिखवाया ना प्राइवेट कंपनी में, तो बता। रेस्ट्रिक्शन है किस पे, देख के बता सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं देख के बताना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन किस पे है, ट्रांसफरेबिलिटी पे, और नेक्स्ट टर्म क्या लिखवाया था, प्रोहिबिशन है किस चीज पे, इनविटेशन टू पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन है उन कंपनीज के ऊपर। अब एक आता है बेटा मेंबर्स, हमने वैसे तो पढ़ा था कि क्या होता है, मेंबर्स जितना जितना उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उतने तक ही लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनीज के एक्ट के लिए मेंबर्स कहाँ तक लायबल हैं, जहां तक कि उन लोगों ने पहले अग्री कर रखा है, शेयर्स गारंटी किसी के भी थ्रू, ठीक है। पर कई जगहों पे आके ऐसा हो जाता है कि कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है, लिखिए इसके अंदर हेडिंग डालिए, मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, मेंबर्स severally liable in certain cases, members severally liable in certain cases। इसमें क्या होता है बेटा, कब severally liable होते हैं, तो के दो चीजें होनी चाहिए इसमें। पहली चीज तो क्या, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स का जो क्राइटेरिया बताया हुआ है उससे मेंबर्स कम हो गए, पब्लिक कंपनी है 7 से कम हो गए, प्राइवेट कंपनी है 2 से कम हो गए, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं, बाकी मेंबर्स को पता है कि मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं, और 6 महीने तक, 6 महीने तक का उनको टाइम मिलता है, 6 महीने बाद भी वो रिड्यूस्ड मेंबर्स के साथ में अगर बिजनेस चलाते रहते हैं तो क्या हो जाता है, कंपनी के जितने भी डेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटी के है, उसके लिए मेंबर्स लाइबल होते हैं। क्लियर है, लिखो इसके अंदर, इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स is reduced, पब्लिक कंपनी के केसेस पे लेस देन 7, एंड प्राइवेट कंपनी के केस में लेस देन 2, यहां पर आएगा एंड, ये काम तो हो चुका है, हो गया है वो, कोई बात नहीं, कंपनी बिजनेस कैरी ऑन रखती है 6 महीने के बाद भी, 6 महीने तक का टाइम है, जो भी जितने भी मेंबर्स कम हुए हैं उतने ले आओ, 6 महीने के बाद तक आप मेंबर्स को तो बढ़ाते नहीं हो, पर कंपनी चल रही है, बिजनेस कर रही है सारा का सारा, फिर कंपनी पे जो भी लायबिलिटी होगी, 6 महीने बाद में कंपनी ने कुछ भी काम किया तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, उस टाइम पीरियड में कंपनी ने जो भी काम किया उसके लिए क्या होंगे, मेंबर्स लायबल, ठीक है। लिखिए, कंपनी कैरी ऑन कम, सॉरी, कंपनी carries on business for more than 6 months with reduced members।
तो इसमें ये अंडरलाइन कर लेना, मेंबर रिड्यूस हो गए हैं एंड 6 महीने के बाद भी रिड्यूस मेंबर्स के साथ में कंपनी बिजनेस कर रही। तो इस केस सिनेरियो में क्या होगा बेटा, जो मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है, अब इसका देखिए जैसे कि क्या हुआ, छोटू, मोटू, पतलू, लंबू और नाटू, 5 हुए। 2 नाम और बताओ इससे रिलेटेड। गोलू और एक नाम और बताओ। चिंटू। चिंटू। इन 7 मेंबर्स ने मिलके एक पब्लिक कंपनी खोली। खोली। अब पब्लिक कंपनी है, उसमें 7 मेंबर्स चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी भी बढ़िया चल रही है, सारी ई फाइलिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे काम कर रहे हैं विदाउट एनी इशू। विदाउट एनी इशू सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, पर क्या हुआ, साल भर बाद में, साल भर के बाद में क्या हुआ, जो कंपनी थी, सॉरी, जो नाटू था, ये क्या बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं अब इस कंपनी का मेंबर नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं, मुझे इस कंपनी में कोई काम नहीं करना है। ठीक है, बात हो गई, चलो ठीक है, नहीं होना, नहीं करना, नहीं करना। किस दिन हुआ ये, सपोज ये किस दिन गया, आज का डेट है 20 नवंबर 2025 को ये छोड़ के चला गया। ठीक है, इन लोगों को पता है कि ये छोड़ के चला गया है, बाकी के 6 मेंबर्स को पता है छोड़ के चला गया है। 6 के 6 बोलते हैं इसके जाने से कुछ नहीं होता, अपन तो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते क्या हुआ, 6 महीने निकल गए। 6 महीने निकल गए, 6 महीने के बाद में क्या हुआ, कंपनी ने एक लोन लिया। ये क्या हुआ, 20 नवंबर के बाद में कंपनी ने लोन लिया। लोन कितने का लिया, सपोज 8 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, कंपनी ने 8 करोड़ का लोन लिया। ये 8 करोड़ का लोन किससे लिया बेटा, बैंक से लिया। अब बैंक वाले, कंपनी ने क्या हुआ, थोड़े टाइम तक तो प्रॉपर वो जो ईएमआईज वगैरह वॉटेवर जो भी होती है वो सब पूरा टाइम टू टाइम रीपे करी। एक टाइम बाद में कंपनी का क्या हुआ, घाटा हो गया, बिजनेस क्या हो गया, डाउन चला गया, अब वो किस्तें नहीं भर पा रहा है, 8 करोड़ की किस्तें नहीं भर पा रहा है, और कंपनी के पास में प्रॉपर एसेट्स भी नहीं है पैसे लेने के, पैसे 8 करोड़ भर दे। तो बैंक किसके पास, अगर नॉर्मल केस सिनेरियो होता, बैंक का पैसा डूब गया, कंपनी की एसेट्स बिक गई, एसेट्स बिकने के बाद में सपोज 4 करोड़ ही आया, और वो 1 करोड़ रीपे कर चुका था, बाकी का बचा हुआ 3 करोड़ डूब गया। पर इस केस सिनेरियो में क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, रिड्यूस मेंबर्स के साथ में कंपनी का काम कर रहे थे, तो बैंक क्या कर सकता है, सिर्फ चिंटू से, या सिर्फ चिंटू और गोलू गोलू से, या पांचों से बराबर मिलकर के क्या कर सकता है बेटा, अपने बचे हुए पैसे मांग सकता है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब मेंबर्स कम हो गए। आया समझ में बेटा। चलिए, ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये पढ़ाना जरूरी था। अब इसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 7 करेंगे अपन। हेडिंग ये लिख लिया पीछे का। चलिए, सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती। ये बंदा है, ये क्या करना चाह रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो क्या करेगा, कुछ चीजें वो आरओसी को देगा। क्या क्या देगा, सबसे पहले तो नेम को क्या करेगा, रिजर्व करेगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। सबसे पहला काम क्या करेगा बेटा, रिजर्वेशन ऑफ नेम, कि मैं मेरी कंपनी
किस नाम से बनाना चाहता हूं, किस नाम से बनाऊंगा, वो नेम क्या करना पड़ेगा, इसको रिजर्व करना पड़ेगा। सपोज ये जो बंदा है ये अपनी कंपनी किससे वो करता है, चीमो, चिंटू और मोटू, तो वो क्या करते हैं, अपना कंपनी का नाम रखते हैं चीमो प्राइवेट लिमिटेड। अब ये तो रखना चाह रहे हैं ये नेम, है ना, पर ये पहले रिजर्व भी तो करवाना पड़ेगा आरओसीसी की, ऐसा नाम नेम किसी और का तो नहीं है। और हमारा क्या है, हमारे कंपनी बनने में प्रोसीजर लंबा चलेगा, तो ये नेम रिजर्व करके रख लो जब तक हमारी कंपनी नहीं बन रही। और नेम के अंदर क्या होता है बेटा, अपन ने पढ़ा था कि कई नेम्स ऐसे हैं जैसे कि अपन हिंदुस्तान या ऐसे वर्ड्स नहीं लगा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेम रिजर्व करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कंपनी को, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस क्या आता है बेटा, एमओए, ठीक है, एओए, दोनों के दोनों देने होते हैं। लिखते जाओ सर, पहले समझोगे फिर बाद में लिखोगे, ऐसा करोगे, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या दिया, एमओए, फिर देगा वो एओए, फिर देगा वो बेटा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन नीचे लिखेंगे क्या क्या डिक्लेरेशन देता है, फिर देगा एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है बच्चे, कि जब तक हमारा ऑफिशियल जो एड्रेस है, ऑफिशियल मतलब ऑफिस हमारा एक नहीं बन जाता है, तब तक आपको कुछ भी भेजना है तो कहाँ भेजेंगे, कंपनी अभी बनी नहीं है ना कि ऑफिस उसका हो जाए, रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाए, रजिस्टर्ड ऑफिस तो कंपनी बनने के बाद होगा। तो जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो आप कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है या कुछ भी आपको नोटिफाई करना है, कोई नोटिस देना है, तो आप कहाँ दें। क्लियर है। इसके बाद में वो देता है बेटा, नेक्स्ट क्या देता है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स किसके, सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स के, वेरी गुड, डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स के, ये लिख लो। इसके बाद में अपन डिक्लेरेशन और पर्टिकुलर्स लिखेंगे, क्या क्या जाता है। पर्टिकुलर्स में क्या आता है बेटा, सारी चीजें, नेम, एड्रेस, क्या डेजिग्नेशन है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, सारी चीजें आएंगी। सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर्स के अंदर एक चीज और जाती है, क्या, डीआईएन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी पर्टिकुलर्स के अंदर लगाना होगा। क्लियर है, चलिए लिखो ये, फिर अपन वो करेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी कौन देते हैं, ये दो ही देते हैं, सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स। एमओए, एओए, डिक्लेरेशन जाता है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जाता है और पर्टिकुलर्स जाते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आरओसी को देना होता है। एक और आता है इसके अंदर, एओए, क्या मिस किया अपन ने, डिक्लेरेशन, वो उससे एडवोकेट सीए, सीए, सीएमए, सीए, सीए, सीएमए का भी, बाय एनी एडवोकेट, एनी सीए, सीएस और सीएमए। और ये लोग क्या होने चाहिए, सीए, सीए, सीएमए प्रैक्टिस में होने चाहिए और कंपनी फॉर्मेशन में उन्होंने पार्ट लिया, वो लोग डिक्लेरेशन देंगे, हर किसी से अपन डिक्लेरेशन नहीं लाते। क्लियर है बेटा, चलिए अब डिक्लेरेशन देखते हैं अपन। डिक्लेरेशन में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो कोई भी एडवोकेट और
CA, CS, CMA in practice involved in formation involved in formation um, yes. एक सेकंड में मेरे बोले क्या, एक सेकंड है ना, बस एक सेकंड वेट करो। फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ, प्लस और किसका आएगा बेटा कि एक और जज जाने देंगे, नेम इन एओए। एओए के अंदर नेम लिखा हुआ है किस नाम से, अब वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके एओए के अंदर जिसका नेम है एज मैनेजर एज डायरेक्टर, वो लोग भी क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे बेटा कि लॉ का सारा कंप्लायंस हुआ है। क्या डिक्लेरेशन देंगे कि लॉ का कंप्लायंस हुआ है, कि एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस है उसको हमने कंप्लाई किया है, उसको हमने माना है। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, ये दोनों की दोनों डिक्लेयर करेंगे कि भाई हमने क्या किया है, लॉ का पूरा कंप्लायंस किया है। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन देगा कौन, नेक्स्ट डिक्लेरेशन देगा कौन, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड डिक्लेरेशन देंगे डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स लिखेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। क्या बताएंगे बेटा, ये क्या बताएंगे, ये क्या डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही ट्रू हैं। सेकेंड, हमने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, हमने कोई भी ऑफेंस में हम इन्वॉल्व नहीं थे। कौन सा ऑफेंस, कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी कंपनी की, ये कंपनी तो बनी नहीं है, हम पुराने भी काम करते आ रहे, तो किसी भी कंपनी के ऊपर हमने ऐसा, किसी भी कंपनी के अंदर हमने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है। फिर हम फ्रॉड में, फ्रॉड के केस में गिल्टी नहीं आ हुए, केस तो लगा है वो कोई बात नहीं, पर हम गिल्टी प्रूव नहीं हुए। तो ये क्या हो गया, डॉग, DOG, डॉग क्या हो गया, लिखो डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ट्रू है।
सही है हमारी बेस्ट नॉलेज में। ओ नॉट इन्वॉल्व इन ऑफेंस, नॉट इन्वॉल्व इन ऑफेंस, कौन से ऑफेंस बेटा? कंपनी के प्रमोशन मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफेंस रिलेटिंग टू PFM and not guilty of fraud last 5 years, 5 साल में हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, हम गिल्टी प्रूफ नहीं हुए। आए समझ में बेटा? क्लियर है? क्या क्या करना है हमको? तो क्या होगा इनकॉर्पोरेशन के अंदर पर्सन क्या करेगा, पहले सबसे पहला काम क्या करेगा, नेम रिजर्व करवाएगा कि आप क्या करो, अपना कंपनी का नेम रिजर्व। रिजर्व हो गया नेम, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? हमने ये 5 डॉक्यूमेंट्स पढ़े, क्या क्या? MOA, AOA बना के देना होगा, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देना होगा, डिक्लेरेशन देंगे, 2 डिक्लेरेशन देंगे। पहला तो कौन देगा? एडवोकेट, CS, CMA। वो क्या बोलेगा कि हाँ कंपनी फॉर्म हुई है, कैसे कर रहे हैं हम, पूरी की पूरी लीगल कंप्लायंस करके। लीगल कंप्लायंस मतलब लॉ के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको हम मान रहे हैं, फिर ही हम क्या कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं। सेकंड डिक्लेरेशन देंगे सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स, क्या बोलेंगे वो कि भाई हम क्या है, DOG हमने नहीं किया। डी हमारा क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही हैं। ओ हम कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट के अंदर हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है। थर्ड, हम पहले 5 साल पहले तक भी किसी फ्रॉड के अंदर गिल्टी प्रूव नहीं हुए। ठीक है? ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में हमने किया था, क्या लिखा था उसके बाद में हमने, एक और चीज, पर्टिकुलर्स देने हैं। एक और आता है रिटन इंटरेस्ट, सॉरी पर्टिकुलर्स के अंदर नहीं, एक चीज और लिखो इसके अंदर, यही बनाना पड़ेगा। एक क्या आता है, रिटन कंसेंट देनी पड़ेगी, रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट देनी होगी किसको? डायरेक्टर्स को, बाय डायरेक्टर्स, कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। प्लस पर्टिकुलर्स में डायरेक्टर के क्या आ जाएगा बेटा, हम कौन कौन सी कंपनी में और डायरेक्टर हैं, या किसी और में हमारा क्या इंटरेस्ट है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट भी है जिसमें हम काम करते थे, तो वो कौन सा क्या है। क्लियर है? आया समझ में बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? चलो इसके बाद में आता है हमारा, ये सब चीजें हमने उसको दे दी ROC को, तो ROC क्या करेगा, सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अपन ने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्व करना है, डॉक्यूमेंट्स टू ROC, ROC will issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई। फिर क्या होगा इसके साथ में, CIN अलॉट हो जाए, कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक पूरा क्लियर है? अब एक चीज आती है, इफ हमने क्या किया, कंपनी बनाई, उस टाइम पे तो हमने सारे डिक्लेरेशन दे दिए, पर बाद में हमें पता पड़ता है, बाद में ROC को पता पड़ता है कि भाई इन्होंने तो क्या किया है, फ्रॉड किया है, कंपनी बनाने के लिए क्या किया इन लोगों ने, फ्रॉड किया है। तो अब क्या होगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। वेरी गुड। अब अगर बाद में अगर ROC को लगता है कि क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, तो क्या कर देंगे बेटा, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। प्लस उनके ऊपर एक केस लगेगा, फ्रॉड का केस अंडर सेक्शन 447। क्लियर है बेटा?
चलो लिखो इसको, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन किसको, टू आरओसी। कब कब पे, दो चीजों पे होगी, एक तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड दूसरी आती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखो, क्या होगा, जिसने भी गलत इंफॉर्मेशन दी है या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दिया, वो कोई भी पर्सन है, वो पर्सन क्या करेंगे, उसके खिलाफ केस फाइल हो जाए। ठीक है, कंटिन्यू होगा, पर्सन पर्सन इन्वॉल्व्ड, पर्सन इन्वॉल्व्ड वो क्या मिलेगी बेटा, लाइबल अंडर सेक्शन 447, लाइबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो यहाँ पर, प्रमोटर, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में होगा तो लिखो प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन shall be liable, shall be liable under section 447। प्लस प्लस एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ठीक है, एप्लीकेशन लगा दी जाएगी ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन लगा दी तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, है ना। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या आ सकता है, जब एप्लीकेशन लगा दी तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, तो ऑर्डर भी क्या क्या कर सकता है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, रिमूवल ऑफ लाइसेंस, डायरेक्टर का लाइसेंस रिमूव हो जाएगा और दूसरी कंपनी में गया एज मैम एज डायरेक्टर या पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, और मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है वो। ठीक है, तो लिखो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में पॉइंट्स डाल डाल के लिखो, ट्रिब्यूनल में पास, ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर्स, ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर्स एज it as it deems fit, as it deems fit। इसका फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए,
फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी including change in MOA and AOA, कॉमा लगा के लिखो, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट और in public interest or interest of company, interest of company और नहीं, interest of company and its member और नहीं, and its member. क्या हो रहा है, प्रमोटर ने गलत किया है, बेचारे मेंबर्स जो है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके लिए वो क्या करेंगे, चेंजेस करवा देंगे, रेगुलेशंस पास कर देंगे, और उनको लग रहा है सबके सब मिली भगत कर रहे हैं और पब्लिक के खिलाफ काम हो रहा है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट में वो क्या करेंगे, रेगुलेशंस पास कर देंगे, चेंजेस कंपनी में करा देंगे. सेकेंड पॉइंट लिखो, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्या करेंगे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर टू बी अनलिमिटेड. मेंबर्स को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आज से तुम्हारी लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो गई है, अनलिमिटेड हो गई है. नेम को रिमूव कर सकता है, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बोल सकता है, इसके अलावा भी उसको कुछ और लगता है तो वो वाले भी ऑर्डर्स दे सकता है. नेक्स्ट लिखो बेटा, लाइन चेंज करके लिखो, प्रोवाइडेड दैट, ये सब चीजें कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड दैट उसको क्या करना है, उसको क्या करना है बेटा, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ, पूरा ही लिख लो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. and and takes into consideration
and takes into consideration the transactions entered by company, entered into by company. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्या कर सकते हैं अगर कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देती है और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के दौरान दे रहे हैं तो 447 के अंदर कर देंगे। दूसरी बात बता रही है इनकॉर्पोरेशन के बाद में पता चलता है तो क्या होगा बेटा, क्या दो पॉइंट्स लिखवाए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पता लग रहा है तो क्या होगा, उसके डायरेक्टर्स, मेंबर्स और प्रमोटर्स के ऊपर 447 के अंडर मुकदमा चलेगा। मुकदमा तो दोनों केसेस में चलेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन इन्वॉल्व है उसके ऊपर होगा, यहाँ पर तीनों के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब ये मुकदमा कहाँ चलेगा, ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन आती है तो वो क्या करेगा, डिसीजन देगा। डिसीजन देकर के वो क्या कर सकता है, पहली चीज तो क्या कर सकता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया देख के बताओ। ऐसे नहीं है कि अभी तो लिखवाया है, याद करने की जरूरत नहीं है, पर देख के बता तो सकते हैं क्या क्या चीज हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यूनल ऑर्डर के बीच में क्या देखेगा, पहली चीज तो ऑर्डर देगा किस चीज का, किस किस चीज का दे सकता है वो ऑर्डर, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड करवा सकता है, फिर रिमूवल कर सकता है नेम का, कंपनी का, और कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है। पर ये सब करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आओ आप अपने आपको डिफेंड कर लो, आपके खिलाफ ऐसे एप्लीकेशन आई है। प्लस डिसीजन देते समय उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी ने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, मेरे डिसीजन की वजह से किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये भी उसे ध्यान देना पड़ेगा। आया समझ में बेटा, क्लियर है। यहाँ पर होता है अपना इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, अब आता है अपना सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज अभी करें क्या, टाइम तो बहुत सारा बचा है। मेरे बाद में भी क्लास है कि तुम्हारी लास्ट क्लास है ये, चलो आज कम पढ़ेंगे, बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे आज। इसमें अपन ने टॉपिक सेक्शन 8 कंपनीज कल करेंगे अपन। अभी क्या करते हैं, जो हमारे मॉड्यूल में है डिटेल वर्जन, वो क्या हुआ है उसको अपन यहाँ पर रीड कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, पर डिटेल वर्जन यू कैन उसके अंदर परफॉर्मा दिया हुआ है, उसके अंदर पर्टिकुलर्स की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से पर्टिकुलर्स देने होते हैं, ये सारी चीजें इसमें गिवन है आपके मॉड्यूल के अंदर। तो अपन
परफॉर्मा एंड ऑल अपन रीड कर लेते हैं, बाकी की चीजें अपन कल करेंगे ताकि रिपीटिशन बहुत सारा चीजों का ना हो। चलिए देखिए हमने क्या किया अभी तक, ओपीसी कर लिया है, ओपीसी के अंदर सारी चीजें कर ली थी, विड्रॉल और कंसेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें कर ली थी। फिर इसके बाद में दिख रहा है बेटा, या इसको वो करूं एनलार्ज करूं, दिख रहा है। फिर इसके बाद में आया हमारा मेंबर सेवरली लायबल। कब कब कुछ केसेस के अंदर क्या होगा उनका, मेंबर्स जितने के लिए लायबल है, उस जितना भी उन लोगों ने बोला हुआ है, जितना कंट्रीब्यूशन है उससे ऊपर के लिए लायबल हो सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, 5 चीजें आती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले तो क्या करो, कंपनी डिटरमाइन करो आपको कौन सी रखनी है, प्राइवेट पब्लिक कैसी रखनी है, ठीक है। फिर सेकंड आता है अपना क्या चीज, आपको क्या करना पड़ेगा, नेम फाइल करना पड़ेगा, नेम रिजर्व करना पड़ेगा आरओसी से। उसके बाद में आप एमओए एओए दो, एमओए एओए बन गया, उसको क्या करो, सबमिट करो। सबमिट करने एमओए और एओए सबमिट कर दिया तो क्या करो, कंसेंट लो, रिटर्न कंसेंट लो, किसकी, डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स की रिटर्न कंसेंट लेने के बाद में आपको डिक्लेरेशन देना है ऑफ कंप्लायंस। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कौन देता है, एडवोकेट सीए सीएस सीएमए ऑफ इन प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, लिखा ही नहीं है वो वाला तो, ये डिक्लेरेशन के साथ में एक और डिक्लेरेशन देना है आपको, किसका, फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर्स का, कि डीओजी में वो इन्वॉल्व नहीं है। डी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो ट्रू है, ओ और कोई ऑफेंस नहीं किया है किससे रिलेटेड, कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड प्रमोशन के लिए। तीसरी चीज, लास्ट 5 ईयर में फ्रॉड के लिए वो गिल्टी नहीं हुए हैं। ये सबके साथ में वो क्या करेंगे, जब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो फीस अटैच करेंगे, फीस अटैच करने के बाद में आरओसी को दे देंगे। आरओसी क्या करेगा, उसे सीआई कोई देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन करने के बाद में वो क्या कर लेंगे, एक रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आ रहा है अपना एमओए और एओए के अंदर, जो नेम है वो कहाँ से करेंगे बेटा, स्पाइस प्लस फॉर्म देना पड़ेगा। पहले स्पाइस था, अब स्पाइस प्लस हो गया उसका अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। फीस के साथ में आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आरओसी को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा एमओए, किसके अंदर देंगे, आईएनसी 33 के अंदर एमओए देते हैं, और आईएनसी 34 के अंदर एओए अपन सबमिट करते हैं। मतलब ये फॉर्म्स लगाते हैं एमओए और एओए के साथ में, ठीक है। एमओए और एओए के साथ में क्या आएंगे, उसके जो एमओए और एओए है उसके अंदर क्या होगा बेटा, सब्सक्राइबर्स के नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। डिस्क्रिप्शन कैसे, मतलब कि वो क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। और उसके साथ में क्या होगा, एटलीस्ट 1 विटनेस होना चाहिए जो उसको अटेस्ट करेगा कि हाँ हमारे सामने दे रहे हैं, इनसे कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, इन्होंने सही काम किया है, ठीक है। इफ लिटरेट है तो साइन हो जाएंगे, इलिटरेट हो तो थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है, अगर सब्सक्राइबर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या होगा उसके अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उस बॉडी कॉर्पोरेट का, वो क्या करेगा, साइन करेगा। अब ऑथोराइज्ड पर्सन हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो सकता है, कि भाई जो उस बॉडी कॉर्पोरेट के बदले कौन सिग्नेचर कर सकता है, वो लोग सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद में आता है बच्चे अपना एलएलपी, अगर है तो कौन करेगा, जो भी ड्यूली ऑथराइज्ड पार्टनर है वो साइन करेगा। और इसके बाद में आता है नोटराइज करवाना है, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग वाला अपना चैप्टर टॉपिक है ये आपको दे दिया क्या, परफॉर्मा दे दिया, किस चीज का, मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम कैसे बनता है इसका एक परफॉर्मा दे दिया, इसको देख लो, एज सच कोई काम का नहीं है पर फिर भी देख लो। यहाँ पर ऐसे एड्रेस सिग्नेचर आ जाता है विटनेस एंड ऑल का,
यहाँ पर क्या आता है, सिग्नेचर नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स का आता है, कौन कौन लोग हैं, उनको हमने कितनी कितनी इक्विटी दी हुई है, और उसके यहाँ पर सबके सिग्नेचर होते हैं, सब लोगों के अलग अलग, और क्या होता है यहाँ पे, विटनेस साइन करता है। क्लियर है कि हाँ मेरे मौजूदगी में ये सारे काम हुए हैं। तो ये बेसिक परफॉर्मा है, इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आता है जो अपन ने पढ़ा, डिक्लेरेशन देगा कौन देगा, पहली चीज तो कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में पर्सन देगा, क्या कि क्या हुआ है, कोई भी एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए देगा इन प्रैक्टिस एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्या कहेगा कि भाई हमने क्या किया है, कंप्लायंस किया है। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्टर्स का आएगा, सॉरी सब्सक्राइबर्स, और वो लोग करेंगे क्या, करेंगे कि क्या है जो कंपनी को हम कंपनी की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है, हमारी ट्रू नॉलेज के, हमारी नॉलेज के हिसाब से, हम लोग कन्विक्ट नहीं हुए कोई भी ऑफेंस में, कौन सा ऑफेंस, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, या फिर हम गिल्टी भी नहीं हुए हैं कोई भी फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, किससे, प्रीवियस कंपनी के अंदर लास्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर हमने ये काम भी नहीं किया। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जाएगा, पर्टिकुलर्स जाएंगे ऑफ पर्सन नेम एज फर्स्ट डायरेक्टर का DIN भी आएगा, उनकी कंसेंट भी आएगी। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स में क्या क्या आता है बच्चे, नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, नेशनैलिटी, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, DOB आता है, क्वालिफिकेशन आती है उनकी, पेन नंबर वो लोग लगाते हैं, ईमेल एड्रेस वो लोग भेजते हैं, और को एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, मतलब अगर वो टेम्पररी रह रहे हैं तो परमानेंट कौन सा है, रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा उनको, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ हम अब कैसे देते हैं, हम लोग इंडियन सिटीजन है तो हमारे आधार कार्ड से देते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी और कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर किसी पोस्ट पे है, वो सारी की सारी भी यहाँ पे डिटेलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें सब कुछ मिलने के बाद में कंपनी क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा देगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम आ जाता है, कहाँ का आया है, कौन सा ROC, कौन सा वाला ROC, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वहां का आ जाता है। फिर यहाँ पे दिया जाता है क्या, आई हेयर बाय बताता हूँ कि जो ये कंपनी का नाम है, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये कंपनी का नाम, ये क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन डेट आ जाता है, किस डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई है, बाय कंपनीज एक्ट, और इसके अंदर इसका CIN नंबर ये आता है। ये क्या होता है बेटा, सील होती है उस टाइम पे जो रजिस्ट्रार है। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मा है। अलॉटमेंट ऑफ CIN, CIN कैसे अलॉट किया जाता है ये देख लेते हैं अपन। बेसिक सा है, सिर्फ रीड करना है, एज सच इम्पोर्टेंट टॉपिक में नहीं आता है। जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो CIN देगा। CIN कैसे देता है बेटा, अलग अलग कोड्स होते हैं उसके बेसिस पे देता है। क्या क्या चीजें हैं नहीं देखनी है। L क्या बताता है, लिस्टिंग स्टेटस, लिस्टिंग स्टेटस लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, U बताता है अनलिस्टेड, L लिस्टेड, अनलिस्टेड। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 5 डिजिट्स होती हैं। लेटर KA मतलब ये बताता है कौन से स्टेट की कंपनी है। ठीक है, फिर एक और 4 डिजिट और आता है, उस स्टेट के अंदर कौन से नंबर की कंपनी बनी है। फिर PLC बताता है क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, फॉरेन है या गवर्नमेंट। PLC पब्लिक के लिए होती है, PTC प्राइवेट के लिए होती है, FTC फॉरेन कंपनी, और GOI गवर्नमेंट कंपनी के लिए लगती है। तो इस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, CIN नंबर अलॉट करते हैं। बेसिक सी चीज है और कुछ नहीं है। फिर है एक चीज और आती है, मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने ROC को दे दी, उसके बाद में भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं उसकी कॉपी हमारे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहनी चाहिए एट ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे पास तो नहीं है। इफ ब्रांच ऑफिस है तो फिर भी आप कर सकते हैं कि हाँ
कॉपीज कहाँ है, मेन ऑफिस के अंदर है, हमें जरूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं, पर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर जितनी भी कॉपीज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरओसी को दिए हैं उनकी कॉपीज होनी जरूरी है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी चेकिंग के लिए आ जाता है, कोई भी ऑफिशियल पर्सन आ जाता है, वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, तो क्या माना जाता है बेटा, ये ऑफेंस माना जाता है। क्लियर है? कब तक रखना है, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती है। क्लियर है बेटा? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल बता दिया, अगर उसने वो किया है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, कुछ मटेरियल फैक्ट्स छुपाए हैं या फ्रॉडुलेंट एक्शन किया है, तो 447 के अंदर क्या लग जाएगी, उनके खिलाफ एप्लीकेशन लग जाएगी। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल हमने देख लिया है, ये ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल कौन सा होता है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पढ़ा हुआ है हमने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एक और होता है एनसीएलटी, तो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहां से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जाएंगे, अपीलिएट अथॉरिटी के पास में। ठीक है, अपीलिएट अथॉरिटी कौन सी है, एन ए नहीं, हाँ, नेशनल अपीलिएट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलिएट लगा देते हैं उसके अंदर, अपीलिएट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ, अपीलिएट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सॉरी, अपीलिएट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लगा देते हैं। क्लियर है? उसके अंदर ये डिटेलिंग कोई नहीं पूछा जाएगा, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है बस। तो ट्रिब्यूनल कोई सा भी हो सकता है, उसकी पावर्स अलग अलग डिसाइडेड होती है, उस बेसिस पे अपन देखते हैं। क्लियर है बेटा? सेक्शन 8 कंपनीज अपन चालू करेंगे कल। ये थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम कर नहीं सकते, एक ओवरव्यू मुझे देना था, ओवरव्यू के अंदर सिर्फ रीडिंग वाली चीज थी, जो पढ़ने वाली चीज थी वो मैंने आपको लिखवा दी। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक रीड लगाना था आपको मॉड्यूल में से, क्योंकि मॉड्यूल में एक्स्ट्रा डिटेल दिया हुआ है जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं, ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है ना और कुछ है। आपका ये जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है ना बेटा, सेकेंड चैप्टर आपका फाउंडेशन का ही रिविजन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वही चीजें उठाएंगे जिससे कि आपको सिर्फ रिकॉल हो सके, एक्स्ट्रा डिटेल में हम कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डिटेल हम फाउंडेशन से ही पढ़ के आए हैं, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एज सच नहीं बनते। ज्यादा से ज्यादा बनते तो हमारे जो ओएमआर आते हैं, 30 मार्क्स के ओएमआर आता है, उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, इससे ऊपर नहीं बनता है। आपका फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक में से। क्लियर है? चलिए, आज जो पढ़ा है वो समझ में आया? पक्का? अच्छे से? बोरिंग होगी क्लास थोड़ी थोड़ी सी? आज की क्लास बोरिंग हो गई क्योंकि ये था ही ऐसा टॉपिक, कल सेक्शन 8 कंपनीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।